स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लास में। और आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक वो है कुमाऊं का चंद्रवंश। तो इससे पहले हमने परमार वंश पढ़ लिया था, तो 1804 ईस्वी तक हमने परमार वंश कंप्लीट कर लिया है। अब वहाँ पर क्या हो चुका है, गोरखों का आक्रमण हो चुका था। गोरखों ने वहाँ पर प्रद्युम्न शाह को हरा दिया है। अब वहाँ पर गोरखे शासन कर रहे हैं, कहाँ, गढ़वाल में 1804 से 1815 तक। अब कुमाऊं में चंद्रवंश की शुरुआत होगी 700 ईस्वी में, और 1790 ईस्वी तक कुमाऊं में चंद्रवंश चलेगा। और 1790 में यहाँ पर गोरखे आक्रमण करेंगे, और 1790 से 1815 तक यहाँ पर गोरखों का शासन रहेगा। तो कुमाऊं के चंद्रवंश की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि हमें पता कैसे चला कि कुमाऊं में कभी कोई चंद्रवंश भी रहा होगा, अर्थात हमारे पास ऐसे कौन से स्रोत हैं जिनसे हमें चंद्रवंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो कुमाऊं का चंद्रवंश स्रोत है इसके वंशावली, मतलब वंशावली मिली है। उस वंशावली में राजाओं का वर्णन किया गया है, राजाओं का टाइम पीरियड लिखा गया है, और ऐसे 62 राजाओं का वर्णन किया गया है। बद्रीदत्त पांडे, सी प्रसाद डबराल और आदि जो कई इतिहासकार हैं, तो उन्होंने वंशावली दी है कुमाऊं के चंद्रवंश के राजाओं की। उस वंशावली में राजाओं के नाम हैं और उनका टाइम पीरियड दिया गया है, कब से कब तक इन्होंने शासन किया। तो यहाँ से हमें चंद्रवंश के बारे में पता चलता है। दूसरा है चंद्रकालीन अभिलेख। अभिलेख मैंने आपको बता चुका हूँ कई बार क्या होते हैं। तो चंद्रकालीन जो अभिलेख हैं उनसे भी हमें चंद्रवंश के बारे में जानकारी मिलती है। और चंद्रवंश का जो सबसे प्राचीन अभिलेख है वह है 1317 में कुमाऊं से प्राप्त हुआ है। तो और इसका निर्माण किसने करवाया है, राजा अभयचंद ने करवाया है। कुछ खास काम नहीं किया अभयचंद ने, बस इतना महत्वपूर्ण काम किया है कि जो इस अभिलेख का निर्माण करवाया, ये सबसे प्राचीन अभिलेख है किसका, चंद्रवंश का। तो अभयचंद के बारे में इतना ही काफ़ी है, बाद में भी पढ़ेंगे हम अभयचंद को, लेकिन उसमें भी मैं बस यही पॉइंट आपको नोट करवाऊंगा, और इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं, ठीक है। तीसरा है मुस्लिम साहित्य। मुस्लिम जो इतिहासकार हैं उन्होंने जो कुमाऊं के साथ उनके संबंध रहे होंगे, गढ़वाल मुगल संबंध, तो उन्होंने वर्णन किया है। तो वहाँ से भी हमें पता चलता है कि चंद्रवंश के साथ मुस्लिमों के क्या संबंध रहे होंगे, अर्थात मुगल वंश के क्या संबंध रहे होंगे। तो इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि कुमाऊं में कभी चंद्रवंश था, ठीक है। तो फरिश्ता, बदायूनी तथा जहांगीर ने चंद राजाओं का उल्लेख किया है, इन्होंने किताबें लिखी है, तो उन किताबों में इन्होंने राजाओं का वर्णन किया है। तो यहाँ से भी हमें चंद्रवंश के बारे में पता चलता है। परमार वंश का इतिहास। परमार वंश के इतिहास से भी हमें चंद्रवंश के बारे में पता चलता है, क्योंकि परमार वंश के राजाओं के दरबार में किसी चंद्रवंश के राजा ने शरण भी ली थी। तो किसी चंद राजा ने क्या किया, अटैक भी किया था, कभी मिलकर भी युद्ध किया परमार और चंद राजाओं ने, हमने पढ़ा था परमार वंश में। तो परमार वंश का जो इतिहास है वहाँ से भी हमें चंद्रवंश के बारे में जानकारी मिलती है। परमार वंश में जो राजा हमने पढ़े, उनके दरबार में कुछ कवि होते थे, तो उन्होंने जो घटनाओं का वर्णन किया है तो उसमें उन्होंने बताया है कि चंद्रवंश के राजाओं के साथ क्या हुआ था, परमार वंश के राजाओं की लड़ाई हुई थी, कभी कुछ हुआ था, कभी साथ में युद्ध हुआ था। इस टाइप से वर्णन पूरा आपको मैंने बता रखा है। नेपाल का इतिहास। नेपाल के इतिहास से भी हमें वर्णन मिलता है किसके, चंद्रवंश के राजाओं के बारे में। 1790 में यहाँ पर अटैक हुआ जब गोरखों का, तो वो भी कुछ ना कुछ लिखेंगे किसके बारे में, चंद्रवंश के राजाओं के बारे में, कि हमने इस राजा को ऐसे हराया। तो नेपाल के इतिहास से भी हमें चंद्रवंश के बारे में जानकारी मिलती है। छठा है स्मारक। चंद राजाओं ने अनेक महलों, मंदिरों का निर्माण करवाया, जिससे हमें उनके धार्मिक क्रियाकलापों की जानकारी मिलती है। तो चंद राजाओं ने क्या किया, अनेक महलों का निर्माण करवाया, मंदिरों का निर्माण करवाया। तो हमें पता चला कि किस प्रकार की उनकी धार्मिक गतिविधियां होती थी राज्य में। तो कहीं ना कहीं चंद्रवंश कहाँ था, कुमाऊं में स्थापित था। तो ये थे चंद्रवंश की जानकारी कहाँ कहाँ से हमें मिलती है, चंद्रवंश के स्रोत थे ये अभी तक, ठीक है। अब अगला टॉपिक देखते हैं, कुमाऊं का चंद्रवंश। तो उत्तराखंड के इतिहास का क्रमबद्ध वृत्तांत सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, एटकिंसन के द्वारा प्रस्तुत किया। इसके बाद जितने भी इतिहासकारों ने चंद्रवंश के बारे में लिखा है ना, वो सारा एटकिंसन की कॉपी है, ठीक है, एटकिंसन की कॉपी है। बस थोड़ा शब्दों को तोड़ मरोड़ कर, थोड़ा एक्स्ट्रा अपनी तरफ से ऐड करके लिख दिया गया है, लेकिन जो क्रमबद्ध वृत्तांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया वो एटकिंसन द्वारा ही प्रस्तुत किया गया। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि उत्तराखंड के इतिहास का क्रमबद्ध वृत्तांत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, एटकिंसन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसके बाद उत्तराखंड पर जो कुछ भी लिखा गया उसमें एटकिंसन के लेखन की पुनरावृत्ति देखने को मिलती है। तो अब एटकिंसन थे कौन भैया, मूल रूप से ये कीट विज्ञान शास्त्री थे, एक आयरिश कीट विज्ञान शास्त्री थे, आयरलैंड के रहने वाले थे, कीट विज्ञान शास्त्री थे, और भारतीय सिविल सेवा में एक आयरिश वकील थे। लेकिन किताबें भी लिखी इन्होंने, तितलियों और पतंगों में काफ़ी विशेष रुचि थी, इसलिए ये क्या बने,
कीट विज्ञान शास्त्री, मुख्य रूप से ये कीट विज्ञान शास्त्री थे। अब जैसे वीरेंद्र सहवाग की बात कर लें, मुख्य रूप से क्या है वो, बल्लेबाज है ना, बल्लेबाज थे वीरेंद्र सहवाग, लेकिन बॉलिंग में डाल लेते थे कभी कभी, तो ऑलराउंडर कह सकते हैं हम, लेकिन थे तो मुख्य रूप से बल्लेबाज ना। तो उसी प्रकार ये मुख्य रूप से इतिहासकार नहीं थे बल्कि कीट विज्ञान शास्त्री थे। इस बात पर मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये प्रश्न एक बार आ चुका है। तो देख लेते हैं कैसा प्रश्न आया था। थोड़ा सा पहले एटकिंसन के बारे में जान लेते हैं। E.F.T. एटकिंसन, इनका पूरा नाम है एडविन फेलिक्स थॉमस एटकिंसन, ठीक है। और ये क्या थे, कीट विज्ञान शास्त्री थे, कीट विज्ञान शास्त्री थे। और जन्म इनका हुआ था आयरलैंड में 6 सितंबर 1840 में। मुझे नहीं लगता कि जन्म पूछेगा, लेकिन ये पूछ सकते कहाँ के निवासी थे, आयरलैंड के निवासी थे। मृत्यु कहाँ हुई, कोलकाता में 15 सितंबर 1890 में। ब्राइट्स रोग हो गया था इनको, जिसके कारण कोलकाता में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो एक तो पूरा नाम याद रखेंगे, एक ये ध्यान रखेंगे कीट विज्ञान शास्त्री थे, कहाँ के निवासी थे, आयरलैंड के निवासी थे। अब देखिए प्रश्न क्या आया था। एक ड्राफ्ट्समैन का पेपर हुआ था मानचित्रकार का 25 जून 2017 को। उसमें प्रश्न पूछा गया था E.T. एटकिंसन मूलतः क्या थे, मूलतः क्या थे। अब देखिए मैंने यहाँ पे टिक लगा दिया, ये तो ठीक है। मान लीजिए टिक नहीं लगा होता, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आयरिश कीट वैज्ञानिक, आयरिश दार्शनिक, आयरिश इतिहासकार, आयरिश भौतिकविद। तो अधिकतम छात्रों ने इसमें जो उत्तर मारा था वो मारा था इतिहासकार, क्योंकि इन्होंने किताबें लिखी है यार, हम बार बार एटकिंसन पढ़ते हैं, एटकिंसन ने ऐसा लिखा है, एटकिंसन ने ये कहा है, एटकिंसन ने ये कहा है। तो आयरिश इतिहासकारों पे सबसे ज़्यादा उत्तर लगाए गए थे, क्योंकि किसी ने डीपली पढ़ाई नहीं, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आयरिश कीट विज्ञानी। तो मूल रूप से एटकिंसन क्या थे, आयरिश कीट विज्ञानी। ध्यान रखेंगे आप इस बात को, प्रश्न दोबारा भी कभी भी रिपीट हो सकता है एग्जाम में। अब बात आती है कि चंद्रवंश का संस्थापक कौन था। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग संस्थापक माने हैं, ठीक है। जैसे एटकिंसन ने और बद्रीदत्त पांडे ने सोमचंद को संस्थापक माना है, और टाइम पीरियड भी अलग अलग दिया है। एटकिंसन ने कहा है कि 953 ईस्वी में सोमचंद ने चंद्रवंश की स्थापना करी कुमाऊं में। बद्रीदत्त पांडे ने लिखा है कि 700 ईस्वी में क्या हुआ, सोमचंद ने कुमाऊं में चंद्रवंश की स्थापना करी। जबकि कुछ इतिहासकार थोवरचंद या थोरचंद भी कह सकते हैं, इनको क्या मानते हैं, संस्थापक मानते हैं। तो हर्षदेव जोशी हो गया, हैमिल्टन, श्री फ्रेजर साहब और यशवंत कटोच, ये 4-5 लोग ऐसे हैं जो थोवरचंद को संस्थापक मानते हैं। ये ऐसा मानते हैं कि थोवरचंद से पहले कोई भी राजा नहीं थे। लेकिन यदि हम वंशावली देखें ना चंद्रवंश की, तो थोवरचंद उसमें 23वां राजा है। अब 23वां राजा है तो इसका मतलब शुरू के 22 राजा खत्म हो गए। सोमचंद नाम का तो फिर कोई रहा ही नहीं होगा। शुरू के 22 राजाओं में 1-2 राजा महत्वपूर्ण भी हैं, ठीक है। तो उनकी कहानी तो फिर खत्म हो चुकी है। तो हम अगर इसको संस्थापक मानते हैं तो शुरू के 22 राजा गए काम से। लेकिन अब आपको क्या ध्यान रखना है, एग्जाम में जब भी आपने देखा होगा, यदि ऑप्शन में सोमचंद आता है ना तो थोवरचंद नहीं आता है, ठीक है। और थोवरचंद आ जाएगा तो सोमचंद नहीं आएगा। तो इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है, 100 बात की एक बात। यदि ऑप्शन में दोनों आ जाते हैं तो आप किसी पे भी टिक मार दीजिए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। प्रश्न डिलीट हो जाएगा, आप ऑब्जेक्शन लगाएंगे अगर तो प्रश्न डिलीट होगा और सबको नंबर मिलेंगे। यदि ऑप्शन में सोमचंद नहीं आता है तो आप थोवरचंद पे टिक लगाएंगे, थोवरचंद नहीं आता है तो आप सोमचंद पे टिक लगाएंगे। बस इतनी सी बात है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दोनों ऑप्शन में आ गए तो आप सोमचंद पे टिक लगाइए या थोवरचंद पे टिक लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, ऑब्जेक्शन लगाएंगे, नंबर मिलेगा आपको, सभी को नंबर मिलेगा, यह प्रश्न ही डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखिए जिन्होंने सोमचंद को संस्थापक माना है उन्होंने क्या तर्क दिया है, ठीक है। एक शासक था ब्रह्मदेव, ठीक है। ब्रह्मदेव या वीरदेव नाम का एक कत्यूरी शासक रहता था सुई के किले में। ये सुई के किले में रहा करता था। चंपावत में सुई के किले में एक ब्रह्मदेव वीरदेव नाम का कत्यूरी राजा रहा करता था। इसकी एक पुत्री थी चंपा, ठीक है। क्या नाम था पुत्री का, चंपा। तो इसके समय यहाँ पर क्या हो गई, बहुत ज़्यादा दिक्कतें फैल गई, प्रजा में काफ़ी अराजकता फैल गई थी। तो जिसके कारण कुछ लोग क्या गए, सोमचंद के पास गए और यहाँ पर सोमचंद के जो भाई थे उनसे मिले और कहा जोशी में जाके कि यहाँ पर कुमाऊं में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हो गई है, टेंशन हो गई है, प्रजा में कलह हो गया है, मतलब कलेश वाली स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो आप कुछ कीजिए। तो उसने कहा ठीक है, मैं अपने भाई सोमचंद को भेजता हूँ। सोमचंद यहाँ पर आते हैं, सब कुछ सही कर देते हैं, सब कुछ एकदम बढ़िया कर देते हैं, जिससे ब्रह्मदेव खुश हो जाता है और अपनी पुत्री चंपा का विवाह सोमचंद से करवा देता है। ऐसा कुछ इतिहासकारों का मानना है। सुई के किले को हम बिसुंगा किला भी कहते हैं,
कोटोलगढ़ का किला भी कहते हैं, बाणासुर का किला भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। सुई का किला कह दीजिए, बिसुंग का कह दीजिए, कोटोलगढ़ का कह दीजिए, बाणासुर का कह दीजिए। अभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे इन पे, ठीक है। लेकिन पहले कहानी सुन लेते हैं हुआ क्या था। एक कहानी तो ये बताई जाती है कि ऐसा हुआ था। दूसरी कहानी कुछ ऐसी बताई जाती है कि सोमचंद को कुछ ज्योतिषियों ने कहा कि तू अपने भाग्य के उदय हुए, तू मतलब अपने भाग्य को अगर तुझे चमकाना है, अपनी किस्मत चमकानी है, तो उत्तर की तरफ यात्रा कर। उत्तर की तरफ यात्रा करेगा तो तेरा भला होगा। सोमचंद यात्रा करते करते कहाँ पहुंच गया? बद्रीनाथ पहुंच गया। अब बद्रीनाथ में ब्रह्मदेव की मुलाकात किससे हो गई? सोमचंद से हो गई। सोमचंद को ब्रह्मदेव को सोमचंद काफी अच्छा लगा। उसने कहा कि मैं अपनी पुत्री का विवाह किससे करवाऊंगा? सोमचंद से करवाऊंगा। स्मार्ट सा लौंडा रहा होगा, क्या पता यार, खुश हो गया होगा ब्रह्मदेव। तो उसने बोला कि ऐसा है, मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करवाना चाहता हूँ, साथ ही साथ में क्या है, कुमाऊं में मैं कुछ जमीन भी दूंगा, दहेज के रूप में क्या करूंगा, कुछ जमीन भी दूंगा। सोमचंद राजी हो गया और ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री चंपा का विवाह सोमचंद से करवा दिया। और उस दहेज की जो भूमि थी, दहेज में जो जमीन मिली थी, वहां पर फिर क्या किया सोमचंद ने? राजभुंगा का किला बनाया। तो ये तो हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो ये दो कहानियां मोस्टली बताई जाती है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं सुई के किले के बारे में, बिसुंग के किले के बारे में, कोटोलगढ़ के किले के बारे में, या बाणासुर के किले के बारे में। जो ये बिसुंग का किला या सुई का किला है, ये लोहाघाट से लगभग 6-7 किलोमीटर दूर है, बिसुंग पट्टी में स्थित है। स्थानीय जो लोग हैं इस किले को क्या कहते हैं? बानेकोट। एक मिनट फिर से लिख लेता हूँ, क्या कहते हैं? स्थानीय लोग इस किले को कहते हैं बानेकोट। बानेकोट कहते हैं, या बाणाकोट कहते हैं, या बाणासुर किला कहते हैं, ठीक है। और जो डॉक्टर राम सिंह इतिहासकार जी हैं, उन्होंने इस किले को कोटोलगढ़ की संज्ञा दी है। कोटोलगढ़ की संज्ञा दी है, ये मैंने लिखा भी है यहाँ पर, कोटोलगढ़ या कोटोलगढ़ की संज्ञा दी है। और इस बिसुंग के किले को जो स्थानीय लोग हैं वो पुरानी कथाओं से जोड़ते हैं और ऐसा मानते हैं कि बाणासुर असुर के नाम पर ही इस किले का नाम बाणासुर किला पड़ा, ठीक है। तो बाणासुर कौन था ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। इस बाणासुर जो, चलो बाणासुर के बारे में भी जान लेते हैं। बाणासुर जो नाम का दैत्य था ना, इसकी राजधानी थी बामसू में। ये भी प्रश्न आ सकता है, परीक्षावाणी में भी दिया गया है ये। रुद्रप्रयाग वाला डिस्ट्रिक्ट खोलना आप, जो जिले वाला उसमें परीक्षावाणी में चैप्टर दिया गया है, वहाँ पे पढ़ना आप इसमें, ठीक है। तो वहाँ पे दिया हुआ कि बाणासुर की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? बामसू में थी। वर्तमान में से लमगौंदी के नाम से जाना जाता है। और इस बाणासुर ने क्या किया? लोहाघाट के पास कर्ण करायत या कंडरायत नामक गांव के पास क्या किया? किला बनवाया। और उस किले में वो रहता था और शिव का वो परम भक्त था और उसे बहुत ज्यादा पावर, बहुत ज्यादा शक्तियां प्राप्त थी। दिक्कत कहाँ से पैदा हुई? प्रेम कहानी से। बाणासुर की एक पुत्री थी, कौन? उषा। और भगवान श्री कृष्ण के जो पौत्र थे उसका नाम था अनिरुद्ध। क्या नाम था? अनिरुद्ध। थोड़ा देख लेते हैं यार, ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कहानी के पीछे भी एक तर्क है, मैं बताऊंगा आपको। बाणासुर की पुत्री का क्या नाम था? उषा नाम था। और जो भगवान श्री कृष्ण के पौत्र थे उनका नाम था अनिरुद्ध। इन दोनों को आपस में प्रेम हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? प्रेम हो जाता है। और प्रेम हो जाता है तो ये क्या कर लेते हैं? विवाह कर लेते हैं। कौन दोनों? उषा और अनिरुद्ध विवाह कर लेते हैं, उखी मठ में विवाह कर लेते हैं। तो आपने पढ़ा होगा उषा अनिरुद्ध मंदिर कहाँ है? उखी मठ में। और ऐसा माना जाता है कि उखी मठ का जो नामकरण हुआ है ना, ये उषा के कारण ही हुआ है, बाणासुर की पुत्री के कारण। क्योंकि पहले जो उखी मठ था इसको पहले उषा माथ कहा जाता था, उषा माथ। पहले बाणासुर ये उखी मठ को क्या कहा जाता था? उषा माथ कहा जाता था। फिर हुआ इसका नाम उषा मठ और फिर बिगड़ते बिगड़ते नाम पहुंच गया उखी मठ पे। तो ये तो खैर हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में और। लेकिन फिर क्या हुआ? दोनों को प्यार हुआ, शादी हो गई। जब बाणासुर को पता चला कि उसकी पुत्री ने भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध से क्या कर लिया है? विवाह कर लिया है, तो उसने दोनों को कैद करवा दिया। दोनों को कैद करवा दिया तो भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर का वध किया। तो बाणासुर का वध किसने किया? भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बाणासुर का वध किया गया। और जो ये बाणासुर का किला है, इसका जो आकार है वो है आयताकार। तो आयताकार किला था ये, जो बाणासुर ने बनवाया था। अब स्थानीय लोग ऐसी कहानी बताते हैं यार, अब देखो, बाकी तो भगवान जाने हुआ क्या था। तो चलिए अब चलते हैं थोवरचंद पे। अभी तक हमने देखा कि हम सोमचंद को संस्थापक मान रहे थे। अब कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जो थोवरचंद को संस्थापक मानेंगे। वैसे ये वंशावली में 23वां राजा है, मैंने आपको बता चुका हूँ। वर्ष 1813 में हर्षदेव जोशी ने फ्रेजर साहब को एक रिपोर्ट कुमाऊं के बारे में लिख कर दी और कहा कि चंदों में पहले राजा कौन है? थोवरचंद है, जो 16 या 17 वर्ष की उम्र में यहाँ आए थे। अब हर्षदेव जोशी ने फ्रेजर साहब को कहा कि भैया ये राजा कौन है? थोवरचंद है, संस्थापक। तो फ्रेजर साहब ने भी अपनी एक रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने कह दिया कि हाँ भैया, संस्थापक कौन है? थोवरचंद ही है।
तो ये मैंने लिखा भी है यहाँ पर। इस रिपोर्ट के आधार पर डब्ल्यू फ्रेजर ने एक नई रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल लिखी और उसमें चंद्रवंश का संस्थापक थोड़चंद को बता दिया। मतलब जो हर्षदेव जोशी ने बता दिया उसी को मान लिया और उसी के हिसाब से थोड़चंद को संस्थापक बता दिया। मैं आपको कह दूं कि भैया चंद्रवंश का संस्थापक कौन है, रुद्रचंद है। आपने एक नई रिपोर्ट बनाई, उसमें आपने चंद्रवंश का संस्थापक रुद्रचंद को लिख दिया। लेकिन हर्षदेव जोशी एक अच्छे मतलब ज्ञाता थे, काफी समय से कुमाऊं और गढ़वाल की राजनीति में इनका संबंध रहा है। तो फ्रेजर साहब ने यकीन कर लिया होगा यार कि हाँ हो सकता है कि ये सही कह रहे हो, तो इस आधार पर उन्होंने थोड़चंद को ही संस्थापक मान दिया है। अब देखते हैं किंगडम ऑफ नेपाल। ये एक पुस्तक है जो कि फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन द्वारा लिखी गई है। पूरा नाम इनका फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन है और इनके अनुसार भी चंद्रवंश का संस्थापक थोड़चंद था। इनसे भी किसी ने कहा कि चंद्रवंश का संस्थापक कौन है, थोड़चंद है, और इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में क्या मान लिया, अपनी जो रचना है इस रचना में थोड़चंद को संस्थापक मान लिया। 1818 की बात है। श्री जयदेव तिवारी जी के पुत्र श्री कनक निधि प्रेम निधि तथा हरि वल्लभ पांडे जी ने फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन से कहा, मिले होंगे कहीं पे, और कहा कि भैया क्या है, थोड़चंद झूसी से यूपी से यानी यूपी वाले इलाका से कहा पहले नेपाल आया और यहाँ किसी राजा के यहाँ नौकरी करी और श्री जयदेव जी उनके साथ थे। ये जयदेव तिवारी जी उनके साथ थे और वो राज्य कहाँ आता था, कबीरपुर राज्य के अंतर्गत आता था जहाँ थोड़चंद ने नौकरी करी थी। ऐसा 1818 की घटना मैं बता रहा हूँ आपको। फिर थोड़चंद ने और क्या किया, जयदेव तिवारी जी ने अपनी सेना एकत्रित करी और सेना एकत्रित करने के बाद कबीरपुर जो राज्य है इसको कुचल दिया और इसके बाद इन्होंने कुर्मांचल राज्य स्थापित किया और फिर थोड़चंद ने क्या कर दी, चंद राज्य की स्थापना कर दी। तो ऐसी ऐसी कहानियां निकलकर सामने आती है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है संस्थापक कौन है मेनली मेरे हिसाब से, और किसके हिसाब से कौन संस्थापक है। हो सकता है एग्जाम में प्रश्न बन जाए कि हर्षदेव जोशी के अनुसार संस्थापक कौन है, या फ्रेजर साहब के हिसाब से संस्थापक कौन है, या किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक किसकी है, फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन के अनुसार संस्थापक कौन है। तो इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है जयदेव तिवारी कनक निधि प्रेम निधि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो चलिए अब आगे चलते हैं। ये लिखा है मैंने यहाँ पे, थोड़चंद व श्री जयदेव जी ने सेना एकत्रित की और कबीरपुर राज्य को कुचल दिया और इसके बाद कुर्मांचल राज्य स्थापित किया और फिर थोड़चंद ने चंद राज्य की स्थापना करी। लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, स्क्रीन पर सब कुछ है। अब देखते हैं चंद राजाओं का मूल स्थान। जोशी प्रयाग के निकट, किस किसने कहा है, एटकिंसन, वाल्टन और बद्रीदत्त पांडे। इनका मानना है कि चंद राजाओं का मूल स्थान क्या है, जोशी, जो कि प्रयाग के निकट है, अर्थात यहाँ से आया था सोमचंद। इलियट के अनुसार कौन सा स्थान है, झांसी। इलियट मानते हैं कि चंद राजाओं का जो मूल स्थान है वो झांसी था, लेकिन आप मान के चलेंगे उत्तर क्या है, झूसी। मेन है उत्तर झूसी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, झूसी से आए थे चंद राजा। ठीक है, अब देख लेते हैं राजा सोमचंद के बारे में। बद्रीदत्त पांडे की बुक के हिसाब के अनुसार पढ़ेंगे हम। टाइम पीरियड है 700 से 721 ईस्वी तक। ठीक है, राजा सोमचंद का राजधानी कहाँ है, चंपावत। राजधानी चंपावत है, बाद में राजधानी अल्मोड़ा जाएगी, कब जाएगी ये बाद में देखेंगे। शिव का परम भक्त है कौन, सोमचंद, और ब्रह्मदेव वीरदेव की पुत्री चंपा से इसने विवाह किया, ये मैंने आपको बता दिया है। और इसी चंपा के नाम पे ऐसा माना जाता है कि चंपावत का नामकरण हुआ, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि चंपावती नदी के नाम पर नामकरण हुआ। तो अलग अलग मत हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, इतना एग्जाम में नहीं पूछते हैं। कुछ इतिहासकार गंभीर देव की पुत्री से विवाह हुआ ऐसा मानते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि विवाह ब्रह्मदेव की पुत्री से नहीं हुआ बल्कि किससे हुआ, गंभीर देव की पुत्री से हुआ। तो हो सकता है एग्जामिनर के दिमाग में कुछ खिसक जाए एग्जाम में और ये ना दे ऑप्शन में और गंभीर देव दे दे, तो थोड़ा आप भी गंभीर हो जाना और गंभीर पे टिक कर देना। ठीक है, ज़्यादा इतना टेंशन मत लेना यार, इतने जब कैसे विवाह हो गए यार, कैसे हो गए, अब याद कैसे करेंगे, तो इतना टेंशन मत लो। बस इतना ध्यान रखो, ब्रह्मदेव या गंभीर देव की पुत्री से सोमचंद का विवाह हुआ था। अब सोमचंद का क्या हो चुका है, विवाह हो चुका है, शिव का परम भक्त है, उसे कुछ जमीन दी थी, कुछ किसने, ब्रह्मदेव ने। जब विवाह हुआ था चंपा से तो कुछ जमीन दी थी, किस पे, दहेज में। तो उस दहेज की जमीन पे उसने क्या किया, राजबुंगा का किला बनाया। अब देख लेते हैं थोड़ा सा राजबुंगा किला के बारे में। तो राजबुंगा का किला बनाया उस जमीन पे। इस किले को राजबुड्डा का किला या चंपावत किला के नाम से भी जाना जाता है। तो इस किले के बाद सोमचंद ने क्या किया, 4 फौजदार नियुक्त किए। ये देखिए 4 फौजदार, ये किला है और किले के बाहर 4 फौजदार नियुक्त किए ताकि कभी भी हमला हो तो ये तुरंत सूचना दे सके किले के अंदर आके। ठीक है, जो किले में राजा रहता है, इस किले के अंदर कौन रहता था, राजा रहता था।
तो ताकि तुरंत क्या करें, सूचना मिल सके राजा को, इसलिए 4 फौजदार या किलेदार नियुक्त किए। और कौन कौन सी जाति के, कार्की जाति के, बोरा जाति के, तड़ागी जाति के और चौधरी जाति के। और इस व्यवस्था को कहा गया चार आल या चाराल व्यवस्था। तो चाराल व्यवस्था किस शासक के द्वारा चलाई गई, सोमचंद के द्वारा चलाई गई। क्या होता था इस व्यवस्था के अंतर्गत, राजभुंगा किले के चारों तरफ 4 किलेदार या फौजदार नियुक्त किए गए थे, कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। और जो ये किला बना है ये अंडाकार पद्धति में बना है, अर्थात इसका आकार कैसा है, अंडाकार है। परसों एक दिन फेसबुक में प्रश्न डाला था तो लोग हंसने लग गए, यार ऐसे प्रश्न थोड़ी आते हैं। अब जब एग्जाम में आएगा ना तब पता चलेगा, कुछ भी आ सकता है। यार एक बार आया था बाबर की कितनी पत्नियां थी, कोई सोच सकता है बाबर की कितनी पत्नियां थी? क्या फिक्स होता था उस समय, कुछ फिक्स होता था राजाओं का? नहीं होता था यार कुछ फिक्स, कितनी पत्नियां हैं क्या है, एग्जामिनर की मर्जी है यार, वो कुछ भी पूछ सकता है। कोई हाई स्कूल इंटर के एग्जाम तो नहीं है ना कि केवल एक परीक्षावाणी से ही आएगा पेपर, आने को आ भी सकता है परीक्षावाणी से पूरा पेपर, ऐसा कुछ नहीं है। अब उनके मर्जी पे बात है यार वो, ठीक है। कोई हाई स्कूल इंटर के एग्जाम नहीं है कि आप जो चाहोगे, आप जो पढ़ोगे वही एग्जाम में आएगा, और सबके लिए आएगा यार। अगर टफ होगा पेपर तो सभी के लिए होगा, इजी भी होगा तो सबके लिए होगा। टफ होगा तो मेरिट नीचे जाएगी, इजी होगा तो हाई जाएगी। बस आपको तो पढ़ने से मतलब होना चाहिए ना। और कोई इतना एक लाइन पढ़ने में क्या हो रहा है यार, अंडाकार है, याद हो गया बस सीधे, नाम ही अजीब लग रहा है, अंडाकार, याद हो गया ना यार कि भैया राजभुंगा किला कैसा था, अंडाकार था। अब इसके बाद क्या करेगा सोमचंद, जब उसने किला बना दिया, सब कुछ कर दिया, तो अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा। अब साम्राज्य का विस्तार करने हेतु क्या करेगा, दोणकोट के रावत राजा से युद्ध लड़ेगा। ये खस राजा हुआ करता था, ठीक है। तो खस राजा से युद्ध लड़ेगा कौन, सोमचंद। अब सोमचंद का जो सेनापति है उसका नाम है कालू तड़ागी, और इसकी मदद से ये रावत राजा को हरा देगा। और ये सोमचंद की पहली विजय थी, अर्थात पहली फाइट थी। तो सोमचंद की पहली फाइट कौन सी थी, दोणकोट के रावत राजा से हुई थी, और ये एक खस राजा था। और इस युद्ध में उसकी मदद किसने करी थी, कालू तड़ागी ने। तो यहाँ से प्रश्न क्या क्या बन सकता है, देखो, सोमचंद के द्वारा किस राजा को हराया गया, रावत राजा, राणा राजा, काणा राजा, कुछ भी ऑप्शन आ सकते हैं। तो रावत राजा, खस राजा ऑप्शन में दे सकता है वो। सोमचंद के सेनापति का क्या नाम है, कालू तड़ागी, प्रश्न बन सकता है, ठीक है। कालू तड़ागी किसका सेनापति था, सोमचंद का, वीरचंद का, इंद्रचंद का, रुद्रचंद का। तो इस टाइप से प्रश्न बन सकता है। अगला जो पॉइंट है वो है मेहरा और फर्त्याल दल पर नियंत्रण किया। सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है सोमचंद की, क्योंकि इस समय कुमाऊं में 4-5 दल हुआ करते थे और इनका प्रभुत्व बहुत ज्यादा था यार, इनकी पावर बहुत ज्यादा थी और इनकी चलती भी थी। उनमें से सबसे ज्यादा जो चलती थी वो चलती थी मेहरा और फर्त्याल दलों की। तो सोमचंद ने बड़ी चालाकी से काम किया और उसने क्या किया, इन मेहरा और फर्त्याल दल के लोगों को अपने राज दरबार में शामिल किया और अच्छे अच्छे पदों पर नियुक्त कर दिया यार। जब पैसा मिल गया तो खुश आदमी, अच्छे पद मिल गए तो खुश हो गए, सोमचंद की तरफ हो गए। तो नियंत्रण कर लिया सोमचंद ने, कैसे, लालच देके अपनी टीम में मिला दिया, अपने राज दरबार में मिला दिया, अच्छे पद दे दिए, जिसके कारण ये खुश हो गए सोमचंद से। और बस अपनी जितनी भी इनकी पावर थी सारी अब सोमचंद की तरफ चली गई। तो इस प्रकार सोमचंद ने चालाकी से काम किया और इन दलों पर नियंत्रण किया। तो लिखा है मैंने, इनको अपने अधीन कर इनकी सहायता से कुमाऊं में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की। तो अच्छा पद दिया इन्हें, और पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा की गई कुमाऊं में, सोमचंद के द्वारा। इन्हीं मेहरा और फर्त्याल दल के लोगों को सोमचंद ने अच्छे पदों पर नियुक्त किया था। तो अच्छे पदों पर नियुक्त किया, इनकी सहायता से फिर क्या किया, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत करी। इसके अतिरिक्त क्या किया, चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति करी सोमचंद ने। जैसे हमने 16 ब्राह्मण पढ़े थे वैसे ही कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मण होते थे, तो वहां पर नियुक्ति करी सोमचंद ने, जोशी, सिमल्टिया, बिष्ट और पांडे। तो ये ब्राह्मण वर्ग के अंतर्गत आते थे उस समय चौथानी ब्राह्मण। बिष्ट तो अभी राजपूत में आते हैं मेरे हिसाब से, ठीक है, लेकिन उस समय आते होंगे यार, अब रही होगी कुछ अलग व्यवस्था। तो इतना डीप नहीं घुसना हमें भी वैसे भी अब, ठीक है। इतिहास में ऐसे नहीं कि आप इतिहास ही पढ़ रहे हो बस, अब उत्तराखंड में और चीजें भी हैं यार पढ़ने को, नदी, झरने, ताल, जिले पढ़ लो, थोड़ा बहुत और टॉपिक भी पढ़ते रहो। इतिहास के अंदर इतना भी मत घुसना कि बस आप बस इतिहास ही। मांडलिक राजा का अर्थ होता है जो शासक स्वतंत्र नहीं होता है और किसी दूसरे राजा के अधीन काम करता है। तो किसके अधीन थे ये, डोटी के अधीन था। तो अभी सोमचंद का पास पूरा कुमाऊं थोड़ी, आप क्या सोच रहे हो कि पूरे कुमाऊं में सोमचंद है, केवल चंपावत यार, ये है ना, जैसे उत्तराखंड का मैप है तो केवल चंपावत में अभी शासन है, और वो भी छोटी सी जमीन में, वो भी राजभुंगा का किला बना रखा है।
और कहीं इनका भी शासन नहीं है। कुमाऊं तो इतना बड़ा है यार, इतने कुमाऊं में थोड़ी है शासन। ये गढ़वाल है अगर, तो ये पूरे कुमाऊं में शासन थोड़ी है। चंपावत में शासन कर रहे हैं, वो भी छोटी सी जमीन पे, राजबुंगा के किले में। एक किस्म से देखा जाए तो इनकी राजधानी भी कहाँ है, राजबुंगा किला ही है। ठीक है, तो चंपावत में एक छोटी सी जगह पे शासन है भी सोमचंद का, इतना बड़ा साम्राज्य नहीं है। धीरे धीरे साम्राज्य बढ़ेगा और धीरे धीरे फिर पूरा कुमाऊं चंदवंश के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो सोमचंद कैसा राजा था, एक मांडलिक राजा था, कोई स्वतंत्र शासक नहीं था और डोटी के राजा को टैक्स देता था। और इस समय डोटी का राजा था जयदेव मल। राजबुंगा पढ़ा ना हमने अभी, राजबुंगा का किला। तो बुंगा का जो स्थानीय भाषा का अर्थ क्या होता है, किला होता है। ध्यान रखेंगे, बुंगा का जो स्थानीय भाषा में अर्थ होता है किला होता है। ऐसा माना जाता है कि कुमाऊं में एपण कला की शुरुआत सोमचंद के समय से ही हुई थी। तो जरूर नोट करेंगे आप, कुमाऊं में एपण कला की शुरुआत किसके समय से हुई थी, सोमचंद के समय से हुई थी। सोमचंद ने ग्रामों में बूढ़ों और सयानों की नियुक्ति करी। तो इन बूढ़ों और सयानों ने क्या काम किया, अपने अपने गांवों में क्या करते थे, ये पुलिस की व्यवस्था देखते थे और लगान टैक्स वसूल करते थे और राजा तक इस टैक्स को पहुंचाते थे। तो सोमचंद ने ग्रामों में बूढ़ों और सयानों की नियुक्ति करी। मैंने आपको बताया था ना पंचायती राज व्यवस्था, तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किसने करी थी, सोमचंद के द्वारा की गई थी। केपी नौटियाल के अनुसार सोमचंद ने संभवतः जागेश्वर में भी कुछ मंदिर बनवाए थे। तो केपी नौटियाल के अनुसार सोमचंद ने जागेश्वर में भी कुछ मंदिर में है ये फैक्ट। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं कुछ अलग ही बुकों से पढ़ा रहा हूँ। तो केपी नौटियाल इतिहासकार के अनुसार सोमचंद ने संभवतः जागेश्वर में भी कुछ मंदिर बनवाए थे। सोमचंद ने ध्यान हीरो, चौमोसी, सालम व रंगोड़ पट्टियों को अपने राज्य में मिलाकर अपना साम्राज्य बढ़ाया। तो ये इतने फैक्ट हैं सोमचंद से संबंधित। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।